आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष महेंद्रा, जो कि बहुत ही अपनी बेबाकी से अपनी बात उठा रहे हैं, और एडवोकेट प्रतीक गुप्ता। आप दोनों लोगों से, मैं स्टूडेंट्स भी हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बट मैं उनके साथ बाद में आता हूं। पहले डॉक्टर आशीष महेंद्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या कोई और विकल्प भी हो सकता है क्या, अगर हम एग्जाम्स ना कराएं, यानी कि सरकार एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे? सर, अगर सरकार चाहे तो अपने पास विकल्प तो बहुत सारे हैं। जो नीट है, और ये अस्तित्व में आया था 2017 में। 2017 से पहले नीट जैसी कोई चीज होती नहीं थी। उससे पहले राज्यों के अपने लोकल, आप कह सकते हैं राज्यों के इंडिविजुअल एग्जाम्स होते थे, जिसको हम लोग कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट या पीएमटी बोलते थे, और वो छोटे छोटे स्तर पे ही कराया जाता था। और ये अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेट में करता था, कोई एक डेट नहीं होता था। नीट का लाने का मतलब था कि एक देश एक एग्जाम, ठीक है, वो सिद्धांत बहुत अच्छा था, लेकिन वो सिद्धांत आज के तरीके में कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अल्टरनेटिव तो सर एक ये भी है, दूसरा ये है कि हम कई चरण में करा सकते हैं एग्जाम। ठीक, हम एक एग्जाम नीट रखें, हम टाइमिंग अलग रख सकते हैं, हम पेपर के 8 से 9 सेट बना सकते हैं। एक सेट कर्नाटका में खुलेगा सुबह, शाम को तो हम अपना वर्कफोर्स डिवाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन डिवाइड कर सकते हैं, बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं, और इट विल बी दैट इजी। इट्स नॉट लाइक एवरी ईयर। सरकार इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि कोरोना पहले जो स्थिति आज है, ये पिछले कभी कई 100 साल में कभी ऐसा स्टेज हमारा देश या कोई भी वर्ल्ड में ऐसी स्थिति नहीं थी, जहां पूरा वर्ल्ड बंद है। आज भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही, आज हिम्मत नहीं आप कर पा रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट कराने की, आप आईपीएल के मैच नहीं करा पा रहे हैं, आप बड़े बड़े वर्ल्ड कप नहीं करा पा रहे हैं, आप इन बच्चों को एक टेस्ट किट समझ के मार्केट में दे रहे हैं। ये तो सर कहीं से भी फेयर नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी फेयर नहीं, जब सभी कहीं सब कुछ बंद है। बाहर जो विदेश में जो दूसरे देश हैं, वो भी अभी परीक्षाओं की तरफ नहीं अग्रसर हैं, वो भी नहीं चाह रहे हैं। और फिर हमारे ही देश में अगर देख लें कि सुप्रीम कोर्ट है, वो भी सारी हेयरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहा है, दूसरी कोर्ट्स हैं वो भी बंद है, सदन भी बंद है, सांसद भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो इस समय ऐसी स्थिति में जब हम हर साल देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर आशीष आप सब लोग तो इससे जुड़े हुए हैं लगातार, क्योंकि आप लोग शिक्षा के उसमें, हर साल हम देखते हैं कि जब ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो किस तरह से बच्चे, बूढ़े और जवान, यानी कि बूढ़े और जवान जो उनके साथ गार्जियन बन के जाते हैं, किस तरह से वो रेल में टंग के, छतों के ऊपर चढ़ के, एक के ऊपर एक चढ़ के पहुंचते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब कोरोना जैसी महामारी है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन भी प्रधानमंत्री जी को लेना पड़ेगा। एडवोकेट प्रतीक गुप्ता जी, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर आशीष ने बताया कि बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन बात यही है कि क्या सरकार की इच्छा शक्ति है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूंगा कि बच्चों को सबसे पहली बात भरोसा क्यों नहीं। प्रतीक जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, ऐसा हमें लग रहा है। सर, अब ऑडिबल है अच्छे से? जी, डॉक्टर आशीष सुन पा रहे हैं आप? जी सर, थोड़ी सी आवाज सर की कम है, अगर सर थोड़ा माइक अपना एडजस्ट कर सकते हैं तो। एक बार आप प्रतीक जी माइक एडजस्ट करिए, मैं तब तक अमन को लेता हूं। जी अमन। हेलो सर। हाँ बेटा, आप क्यों चाहते हो अमन की एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए? आपकी तैयारी नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं है? सर एक्चुअली सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो सर सब लोग जानते हैं कि बिहार के अभी 38 में से 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित हैं। उसके बाद सर बिहार जैसे राज्य में बस 2 जिले में सेंटर है नीट के, एक पटना और एक गया। अब सर जो मधेपुरा का आदमी है, जैसे मैं बेगूसराय का हूँ, तो मुझे एग्जाम देने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वहाँ ट्रेवल करने के लिए। प्लस वो भी 2 डिस्ट्रिक्ट में 2019 की बात करें तो सिर्फ 61 सेंटर पे एग्जाम ली गई थी नीट की। तो 70,000 विद्यार्थी नीट देने वाले हैं बिहार के। अगर हम एक कैलकुलेशन छोटा सा भी करें तो हर सेंटर पे लगभग 1000 विद्यार्थी इस बार नीट देने के लिए जाएंगे। सर अगर उतने ही अभिभावक भी हों तो सर हर सेंटर पे 2000 की भीड़ अगर जमा होगी तो सर कैसा सोशल डिस्टेंसिंग होगा? सर ये तो हुआ कोरोना का कारण। सर मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं सर, मैं जिन्हें पर्सनली जानता हूँ, उनके घर में सर अभी घुटने तक पानी लगा हुआ है। वो सर उनके बस 24 घंटे में 1 घंटे भी उनके यहाँ बिजली रहती है। वो उन लोगों को हड़बड़ी में किसी भी तरह वो सरकार ने कोरोना काल में वापस बुला लिया था, सब आधे अधूरे तैयारी के साथ वापस आ गए हैं। सबको अच्छे से पढ़ने का साधन नहीं मिल पाया है। ऐसे हालात में सरकार ने जिद कर रखी है कि अभी एग्जाम लेगी और बोलती है कि गवर्नमेंट सारी व्यवस्था करेगी। सर मैं एक छोटी सी बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा
कि अगर बिहार गवर्नमेंट हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर पाते तो सर वो बिहार में होने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम और बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम क्यों कैंसिल करते, जिसका सेंटर पूरे बिहार में फैला हुआ है। ये तो सर फिर भी नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसका सेंटर से पूरे बिहार में 2 जगह है। बिल्कुल अमन, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि जब ऐसी सिचुएशन है, जब बाढ़ जैसी हालात हैं, तो कहां और कैसे, जब ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधाएं नहीं है। जी प्रतीक जी, प्रतीक अपनी बात कहें। आवाज आ पा रही है सर? हाँ आ रही है, थोड़ा सा कम है, बट आई थिंक हम कोशिश कर लेंगे सुनने की। कनेक्शन उनका कट गया। हर्ष, हेलो सर। हाँ बेटा, कहाँ यस से सर, आप आई हो, एम अ कौन नीट सी स्टेट एस्पिरेंट। से हो? ओके, और कौन सी स्टेट से हो आप? सर मैं न्यू दिल्ली से हूँ। ओके, और सर मैं आपका न्यू दिल्ली सेंटर तो से हूँ। दिल्ली में ही पड़ रहा हो। जी, मैंने कहा आपका सेंटर तो दिल्ली में ही सर होगा, आप क्यों चाहते हैं? मेरा सेंटर दिल्ली में ही पड़ रहा है सर, बट सेंटर सर 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होगा। सर मेट्रो क्लोज है न्यू दिल्ली में, मेट्रो इज मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन न्यू दिल्ली। तो सर दिल्ली एक ये में मेन कहाँ पे रीजन आपका है। सेंटर, कहाँ दूसरा पड़ रहा कोरोना। है? हर्ष सेंटर कहाँ पे है आपका सर दिल्ली में? लास्ट ईयर मेरा सेंटर 60 किलोमीटर दूर गुड़गांव पड़ा था सर। और तो कहाँ सर इस रहते बार हैं भी आप दिल्ली में? एक्सपेक्टेड ही है। दिल्ली में कहाँ सर रहते हैं रोहिणी आप? सेक्टर, रोहिणी जी, सेक्टर तो 1। 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर है, बट मैं नहीं समझता आपके लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की तो कोई व्यवस्था इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी खराब नहीं है हर्ष। बिहार में, सर वो आसाम में और हैंडल जो किया जा सकता है, बट दूसरे यस सर, हम्म, बट कोरोना को तो नहीं हैंडल किया जा सकता ना सर। जी, सर सोशल कोरोना को डिस्टेंसिंग नाम हैंडल की नहीं कोई किया चीज जा- हमें स्टेट एग्जाम्स में नहीं देखने को मिली सर। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना को हैंडल नहीं किया जा सकता, और ये सबसे बड़ा डर है जो कोरोना को लेके ही है। जी प्रतीक। जी सर, मैं आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जो है विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा उनको सरकार के ऊपर। सर जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं, एसओपीज बनती है सर, बट फॉलोज नहीं हो पाती। देखा जाता है सर, सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं कर पा रहा। तो जब स्टेट लेवल एग्जाम में बच्चे एसओपीज फॉलो नहीं कर पा रहे, तो नेशनल लेवल एग्जाम में एक टाइम पे एग्जाम होगा जहां पर 25 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे, वहां पर एसओपीज कैसे? सर विश्वास बनता है सर टाइम के साथ, जब बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, तो वो सरकार पे भरोसा कैसे करेगी? यही डर है सर जो बच्चों बिल्कुल को सता रहा है। प्रतीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब एक साथ एक टाइम पे सभी को वहां पे एंट्रेंस लेनी है, सभी को वहां पे अपनी अपनी सीट्स ग्रैब करनी है, ऐसा नहीं है कि हर एक को 5 मिनट 2-2 मिनट 3-3 मिनट का गैप मिलेगा। यहां सपोज करिए अगर हम सबसे बात कर रहे हैं 1.5-1.5 2-2 मिनट के गैप से बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अब सभी लोग यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आ गए हैं और सब लोग ही बोलने लग जाएं तो क्या होगा? यानी कि कोई भी किसी को भी सुन नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब एग्जाम्स की बात होती है तो हर व्यक्ति को होता है कि वो अपना 1 मिनट भी वेस्ट ना करे और अपनी सीट के ऊपर पहुंच जाए। उस चक्कर में जो भागा दौड़ी होगी, उस चक्कर में जो हम आपस में एक दूसरे से जो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग की या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पूरी हो पाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार, जिस तरह से डॉक्टर आशीष ने बहुत सही बात की, उन्होंने बड़े सारे 2-3 सॉल्यूशंस दिए कि सरकार उनको किस तरह से कर सकती है, चरणबद्ध तरीके से कर सकती है, अलग अलग डेट्स में कर सकती है, और बहुत सारे, यानी कि सरकार, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सरकार के पास बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स हैं। अगर वो चाह लें तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस निकल सकते हैं, क्योंकि जितनी ताकत सरकार के पास है, ना वो ताकत हमारे पास है, ना आपके पास है, ना बच्चों के पास है, किसी के पास भी नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, जब सरकार, हर प्रदेश की सरकार भी चाह रही है कि जो इम्तिहान है उनको स्थगित किया जाए, लेकिन सरकार हमेशा की तरह किसी ना किसी बात पे कई बार अड़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि नोटबंदी में वो अड़ गए, यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ तब भी वो अड़ गए कि भाई 3.5 घंटे के दौरान उन्होंने कह दिया कि लॉकडाउन है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलेगा, और उसका नतीजा क्या हुआ? तकरीबन 700-800 जाने चली गई। और ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर ना करे कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आस्था, आप क्यों चाहते हो कि ये एग्जाम्स पोस्टपोन हो? सर मेन रीजन तो पोस्टपोन करने का कोविड ही है,
हालांकि ये लोग रीजन जरूर दे रहे हैं कि एकेडमिक ईयर का लॉस होगा। सर कहीं से कहीं एकेडमिक ईयर का लॉस नहीं होगा। सरकार पे इतने अच्छे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं अगर, तो उनको इतना तो पता होगा कि एकेडमिक लॉस मतलब पूरे साल का लॉस होता है। हमारा लॉस हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मंथ का लॉस हो रहा है। वो भी अगर हम लोग चाहें तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जो कि सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहती है। सरकार को शायद ये नहीं दिख रहा है। उन्होंने बोला कि पेरेंट्स हम लोग की हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम लोग को पेपर करो हमारे बच्चों का। शायद सरकार ने, जो मिनिस्टर ने, ये नहीं देखा कि जितने भी न्यूज वालों ने पोल्स कंडक्ट करवाए उसमें मेजोरिटी पोस्टपोनमेंट के लिए ही आई है। जी शायद एजुकेशन मिनिस्टर ने ये नहीं देखा। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे थे आज डीडी लाइव न्यूज पे कि 100 या 150 बच्चे एक केंद्र पे इकट्ठे होंगे। सर कहाँ से एक एस्टिमेट भी लगाए अपन कि 16 लाख बच्चे और 4000 सेंटर फॉर नीट के लिए। पहली बात तो 4000 सेंटर है नहीं, और बच्चे 16 लाख नहीं है, 16 लाख से ज्यादा हैं। तो भी बच्चे, सर ने बोला कि 100 बच्चे। सर 100 बच्चे कहीं से कहीं नहीं आ सकते एक सेंटर पे। बिल्कुल 100 बच्चे कहीं भी नहीं आ सकते। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन, का सेंटर की केमिस्ट्री दी है और जो भी कैलकुलेशन है, फिर हम भी समझते हैं कि जो डॉक्टर आशीष भी समझते हैं अच्छी तरह से, जो हमारे मंत्रीगण हैं वो किस तरह से उनकी सर कैलकुलेशन और क्या कर सकते हैं। हाँ आस्था बोलिए। सर एक और पॉइंट। सर ये लोग बोल रहे हैं कि एसओपीज फॉलो करवाएंगे। सर एसओपीज कहाँ फॉलो करवाएंगे? सेंटर के बाहर तो कोई एसओपीज फॉलो नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है आपके मास्क पहनना, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, तो सर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ये लोग कैसे इन्फेक्ट हो गए? क्या इन्होंने मास्क नहीं पहना होगा? क्या इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी होगी? ठीक है चलो मान लिया कि चलो इन्होंने भी नहीं करी, ये लोग भी, इनको भी करना नहीं आई। एनटीए वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पता है कैसे करते हैं। तो सर बाय चांस एक क्लास में 10 बच्चे भी बैठे हैं, जो एसिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट होगा उसका आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे कि वो कोरोना पेशेंट है। अगर वो एसिम्टोमेटिक है और वो नॉर्मल बच्चों के बीच में बैठा है, बाय चांस अगर वो खांसता या छींकता है, तो क्या गारंटी कि इनके एसओपी उस वायरस से हमको बचा लेंगे? ये लोग कितना भी सैनिटाइज करेंगे, जब वायरस एक बार ऑलरेडी बॉडी के अंदर जा चुका होगा उसको कौन सा सैनिटाइज बचाएगा? सैनिटाइज हाथ पे होता है, मुंह पे होता है, बॉडी पे होता है, एक्सटर्नली होता है, इंटरनली नहीं होता है सर। तो ये लोग को ये वाली चीज नहीं दिख रही। आई थिंक कि ये लोग बोल रहे हैं कि बस पेरेंट्स का प्रेशर है। तो अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे ज्यादा, पेरेंट्स शायद बोर हो गए बच्चों के साथ ज्यादा रहते रहते, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो और बच्चे यहाँ से निकले। जी आस्था, आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, बट सुन लीजिए तपजीत राय जी सर। जी, आप क्यों चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किए जाए? जी सर, पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए आपके इस चैनल पे। तो रीजंस तो बहुत उन्हें बताई है। मैं वो इंडिकेट करना चाहूँगा कि जो वो लोग कह रहे हैं कि लॉस हो जाएंगे, एकेडमिक ईयर का लॉस हो जाएंगे, उस पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी IIT के प्रोफेसर रह चुके हैं, और बहुत सारे प्रोफेसर्स, एक्स एम्स डायरेक्टर जो है डॉक्टर MC मिश्रा, उन्होंने कहा है, वो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आई रिपीट, वो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, एक्स एम्स डायरेक्टर। अगर वो उस प्रोफेशन में रह के, अगर उनको पता है कि, अगर वो बोल रहे हैं कि एकेडमिक ईयर का लॉस मैनेज किया जा सकता है, 2-4 महीने डिले करते हुए भी अगर मैनेज किया जा सकता है, तो ये अभी रिसेंट का एम्स का डायरेक्टर जो है, मुझे नाम नहीं पता, ही वेयर्स स्पेक्टेकल्स, उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ये। और कह रहे हैं कि क्या जीरो या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जबकि हम लोग कभी ये नहीं चाहते हैं कि जीरो या डिक्लेयर कर दिया जाए। हम लोग बस ये चाहते हैं कि नवंबर तक, जब तक लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स वगैरह वगैरह जो सब है, वो सब ताकि टल जाए, क्योंकि अभी मानसून का सीजन है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, आसाम में फ्लड भयानक हैवॉक मचाया हुआ है। जी तपजीत, रणदीप गुलेरिया है डायरेक्टर, उन्होंने कहा है और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में जो है वो भी हाईएस्ट पीक आने वाला है। डॉक्टर आशीष,
अगर सरकार ये सपोज हम मान लेते हैं कि अगर ये पोस्टपोन नहीं करती है तो बच्चों के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या आपको लगता है कि 100% बच्चे एग्जाम देने की सिचुएशन में होंगे? उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे उनको एग्जाम सेंटर्स तक जाने के लिए या पहुंचने के लिए? जैसे कि बहुत सारे पोल्स ये साबित कर चुके हैं कि काफी लोग 80% के आसपास लोग 90% हम लोग कह सकते हैं कि लोग नहीं चाहते एग्जाम हो, और अगर मजबूरी में एग्जाम होगा तो इसमें ये मान के चलिए कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्वारंटीन में पड़े होंगे, जो कोविड हो चुके हैं। अभी हमारे पास बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जिनके घर में फैमिली सबको कोरोना हो चुका है, वो उनकी पढ़ाई तो खत्म है। वैसा बच्चा अगर वो सेंटर एग्जाम देने जाएगा तो वो सिर्फ खाना पूर्ति करने जाएगा, और हो सकता है उस समय बहुत बच्चे इन्फेक्टेड होंगे, जिसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, उसको सुनने वाला पूछने वाला उस दिन के लिए, उन 3 घंटे के लिए कोई नहीं होगा, और वो उसका डेफिनेटली लॉस है। इसमें से उन्हीं को थोड़ा बहुत फायदा होगा जो मेट्रो सिटीज में जिनके पास कनेक्टिविटी अच्छी है। इसमें हमें लगता है जो आम, जो गरीब और जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो सबसे बड़ा सफरर होगा। सर, इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है। अभी तक ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसमें अपोजिशन उतरा है, इसका हाल हश्र वही हो रहा है जैसे सीए, एनआरसी और इस तरह के सारे मुद्दों को होता है कि एक तरफ पूरा विपक्ष चला जाता है जिसमें आपके ओवैसी जी और राहुल गांधी और सारा लेफ्ट विंग सारा चला जाता है, और एक तरफ आपका अकेला बीजेपी। अब ये बीजेपी की साख पे आ गया है कि एग्जाम कराएंगे तो दिक्कत है, नहीं कराएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनकी ईगो सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि उन्होंने बात विपक्ष की मान ली। आप समझ सकते हैं हमारे जो लीडर्स, उनकी मानसिकता, क्योंकि पार्टी उन लोग के लिए राजनीति सबसे बड़ी चीज है। बच्चे तो राजनीतिक है नहीं ना, ये मुद्दा कभी राजनीतिक था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को घसीट के राजनीति के उस पर ला के रख दिया गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, जिसके लिए मैं बहुत दिन से डर रहा था, और आखिर वो चीजें शुरू हो गई। वो जो गलत चीजें, गंदगी एक हम लोग कह सकते हैं, वो गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पे गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रतीक, अगर सपोज कर मोदी सरकार चाहती है कि एग्जाम हो, लेकिन दूसरी अगर राज्य की सरकारें चाहती हैं, वो कह रही हैं कि इम्तिहान ना कराया जाए, तो इसका मतलब क्या हम ये मान के चले कि विपक्ष कह रहा है कि इम्तिहान ना कराया जाए तो इसीलिए जो सत्ता में, केंद्र में सरकार बैठी हुई वो एग्जाम जरूर कराएगी? क्या सिर्फ यही एक बात है? क्या ईगो का विषय बन गया है ये? देखिए सर, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिकल एजेंडा तो जो भी हो, लेकिन सरकार को अभी स्टूडेंट का वेलफेयर देखना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ जहाँ ईगो आ सकती है बीच में, बट सरकार भी वेलफेयर के बारे में ही देखेगी सर, क्योंकि सरकार ये हमारे लिए ही बनी है सर। इनको बच्चों का वेलफेयर देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सर सिर्फ ईगो पे आके वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। हो सकता है उनके कोई और भी रीजंस हो। अगर उनके वैलिड रीजंस है तो क्यों नहीं वो बच्चों को आके एड्रेस करते। बच्चों के इतने सारे कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सर एक बार आके एड्रेस तो करें हमारे एचआरडी मिनिस्टर। हमें कंफ्यूजन है अभी भी कि हम सर हमारा एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। तो बच्चों की एटलीस्ट कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी। जो 10 दिन से बच्चे ट्विटर पे लेके, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कल भी मैंने शो से उठाया था कि यदि सपोज क्यों हो सकता है कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बुद्धि में कहीं नई चीजें घुस पा रही, आपके में नहीं घुस रही, इनके नहीं घुस रही, बच्चों में को नहीं घुस रही है कि भाई एग्जाम कराना क्यों जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वैसे भी मीडिया के बहुत बड़े प्रेमी हैं। वो तो कभी भी रात में आके 9 बजे 8 बजे आके प्राइम टाइम पे कुछ भी आके कह सकते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम टाइम, नॉन प्राइम टाइम, जब भी उनको सुविधा लगती है वो आए, क्योंकि देश में तो कहीं कोई कुछ काम हो नहीं रहा है, तो जब भी वो आएंगे मैं समझता हूं सारी जनता उनको सुनेगी और वो बताएं कि क्यों नहीं वो इम्तिहान को स्थगित कराते हैं। इम्तिहान अगर पोस्टपोन होते हैं, एग्जाम्स अगर पोस्टपोन होते हैं तो उनसे क्या नुकसान होने वाला है, बच्चे को क्या नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात प्रतीक, आप चूंकि एडवोकेट हैं, आप इन चीजों को समझते हैं। जब नोटबंदी हुई थी तकरीबन 200 लोग मारे गए थे जो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो पलायन के दौरान जो श्रमिक थे अलग अलग राज्यों से अपने अपने राज्यों को, अपने अपने गृह राज्यों को जा रहे थे, तो सड़कों पे कहीं कोई हादसे का शिकार हुआ तो कोई किसी तरह से 700 से 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस पे किसी भी मृत्यु को सरकार ने एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन ईश्वर ना करे ऐसी कोई दुर्घटना इन बच्चों के साथ या इनके अभिभावकों के साथ ऐसी स्थिति में हो जाएगी तो क्या सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? या सरकार अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो मैं समझता हूं एक बार अगर आके कह दे तो शायद मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर, उनके अभिभावकों के अंदर हौसला आ जाए।
क्योंकि हम सब समझते हैं, जैसे भी डॉक्टर आशीष कह रहे थे कि जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले बच्चे उनको शायद उतनी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो इस तरह की एग्जाम्स और इस तरह की पढ़ाइयों की तैयारियां करते हैं वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम समझते हैं कि इस वक्त खासतौर से जब महामारी के टाइम पे तो वैसे ही जीवन यापन करने की समस्या है, अदरवाइज भी उनके पास कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस जैसी चीजें नहीं होती, यानी वो बीमार हो गए या कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रतीक? सर यही क्वेश्चन है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एनटीए अपने एडमिट कार्ड्स में लिखती है कि सर आप डिक्लेरेशन दे दो कि आप एसओपीज फॉलो करोगे। आप खुद बताइए सर, बच्चे ये 16 और 18 ईयर्स के बच्चे हैं, गलती कहीं भी हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? एटलीस्ट एक बार सरकार आके एड्रेस कर दे हर एक बच्चे को कि सर हम इम्प्लीमेंटेशन 100% एसओपीज का करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो बच्चों में एक विश्वास बनेगा। बच्चों में विश्वास इसलिए ही नहीं बन पा रहा सर क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स हुए जहां पर एसओपीज फॉलोज नहीं हो रही, तो बच्चे ये वाला एग्जाम देने कैसे जाएंगे? माँ बाप जो है, जो पेरेंट्स है, वो बच्चे को अपने भेजेंगे ही नहीं एग्जाम्स कंडक्ट के लिए। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है सर, जो सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा बच्चों के आगे। इतने दिन से बच्चे सर लगे हुए हैं, बट अभी भी कोई भी ऑफिशियल एड्रेस नहीं कर रहा बच्चों के कंसर्न को। तो सबसे पहले अगर हमें बच्चों में विश्वास बनाना है तो कोई ऑफिशियल, हो सकता है वो पीएमओ भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारे एचआरडी मिनिस्टर, बच्चों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन अगर हटानी है। जी बोलिए सर। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और जो आप एसओपीज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे नियम और कानून यहाँ पे बने हुए हैं, हम सब जानते हैं। छोटा सा नियम और कानून बना हुआ है कि अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो उसके ऊपर चालान होगा। जी। क्या हम उसको इतने सालों में रोक पाए हैं आशीष जी? सर ये वही कह रहा हूं, ये वो देश है। आप मान लिए सेंटर्स के अंदर तो चलिए एसओपी आपने किसी तरह सख्ती करके फॉलो करा भी दी, लेकिन जो अभिभावक बाहर आते हैं सेंटर के बाहर, आपने भीड़ देखी कि वहां पे एसओपी फॉलो होना संभव नहीं। ये वो देश है जहाँ पे पुलिस को देखे बिना लोग हेलमेट नहीं पहनते, चालान काटे बिना लोग मास्क नहीं लगाते। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारे लोग एसओपी बाहर खड़े होकर फॉलो कर रहे हैं? वो तो इम्पॉसिबल सी चीज है। और वो शायद अगर बहुत डिसिप्लिन होकर फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल जब वो उस सेंटर में पहुंच रहे होंगे, उस बस में, उस ट्रेन में, उस भीड़ का जब वो हिस्सा बनेंगे, तो वो तो शायद डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, उनके साथ जो जनता होगी वो नहीं फॉलो करेगी। उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात है, बहुत सारी देखिए इन सब चीजों के साथ बहुत सारी मुसीबतें जुड़ी हुई हैं जो सरकार के पास या तो दूरदृष्टि नहीं है या सरकार सोचना नहीं चाहती। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अस्थमा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ट्विटर के थ्रू हमें बताया कि भाई वो अस्थमेटिक हैं, वो कैसे जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में 3 घंटे एक नॉर्मल बंदा मास्क नहीं पहन सकता है, वो चाहे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हो या घर में बैठा हो, तो वहां पे भी अगर आप मास्क लगाते हैं तो भी 3 घंटे मास्क लगाना एक मुश्किल काम लगता है। और ऐसी सिचुएशन में जो इन सेंटर्स की अगर हम बात करें, ह्यूमिड है कितना, हम सब देख रहे हैं, मौसम को देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वहां पे एयर कंडीशन भी नहीं है, तो 3 घंटा एक नॉर्मल बच्चा मास्क कैसे लगाएगा, या जो को अस्थमा है तो वो बच्चा कैसे लगाएगा? फिर अगेन वही बात आती है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या हम ये मान लें कि इतनी भीड़ है तो इसमें कुछ 2-4 जाने चली भी जाती हैं, 100 जाने चली भी जाती हैं, तो इसके क्या फर्क पड़ता है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसको लेनी चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा देश तो 135 करोड़ लोगों का देश है। तो इसमें हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मास्क लगाने के बाद, मैं खुद डॉक्टर, मैं शाम को अपना प्रैक्टिस करता हूँ। जब ये शुरू में कोविड आया था तो हम लोग को स्पेशल ग्लासेस हम लोग ने लिए थे, और मास्क जब हम लोग उसको लगाते हैं तो इतनी तेजी से फ्रॉस्टिंग होती है तो हमें दिखना बंद हो जाता, तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे, बड़ी दिक्कत आ रही थी पीपी किट के साथ। तो एक नया चीज आई, फेस शील्ड, अलग अलग तरह की, अलग, तो फेस शील्ड में एटलीस्ट हम आगे रख के काम कर ले रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जो बच्चा बिना चश्मे के देख नहीं सकता, वो फेस शील्ड तो पहनेगा नहीं, फेस शील्ड का कोई ग्लास तो आता नहीं है, तो वैसे बच्चे के लिए मास्क पहन के करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप मान लीजिए कोई फ्रॉस्टिंग हो जाएगी, आंख में कुछ दिखेगा नहीं उसको लिखते समय, और 3 घंटा तो मान लीजिए उसके लिए नामुमकिन सा ही होगा। जी, 3 घंटा नामुमकिन सा ही होगा। आप प्रतीक जी, जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा, ज्यादा डॉक्टर आशीष मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम एसओपीज की बात करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हैं, आप हम सब कुछ थी, यानी कि सारी गाइडलाइंस थी, उसके बावजूद क्या डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, पीपीई किट पहन रहे थे, ठीक है ना, फुली इक्विप्ड थे, उनको पता था कि किससे कहां कैसा खतरा है, उसके बावजूद क्या डॉक्टर्स और नर्सेज की जानें नहीं गई इसमें?
सर सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो फ्रंट लाइन डिफेंस जो खड़े थे डॉक्टर्स की, सेकंड नंबर पे पुलिस में और नर्सेस की, क्योंकि जो फ्रंट फेस कर रहा है कोविड में। और सबसे ज्यादा मैं अपना ही बताऊं, मेरे जो टीचर थे मुझसे ज्यादा नहीं यंग थे, वो मुझसे 6 साल बड़े थे, आज से 4 दिन पहले उनकी डेथ हुई, कोविड ड्यूटी उनकी लगी थी उन्नाव में, उनकी डेथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमारे सगे बुआ जी के लड़के की कोरोना से डेथ हो चुकी है पिछले हफ्ते। हमारे बहुत जानने वाले लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है कोरोना से, और बहुत ऐसे हमारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है लखनऊ में। आपको मैं बताऊं एक छोटा सा किस्सा, एक डॉक्टर जावेद है यहाँ लखनऊ में, उनका मतलब डॉक्टर जावेद, उनका लड़का सेम डे खत्म हुए, दोनों की डेथ हो गई सेम डे। मतलब हम लोग को सुन के पैर जमीन से निकल गई। सरकार क्यों सोई हुई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप बच्चों की कंडीशन देखिए, रात में 2-2 बजे ट्वीट हम लोग करते, बच्चे सब जगे। हमने कहा जिस समय बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम लोग ट्विटर पे बैठे हो, बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत आश्चर्यजनक है। जी, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आश्चर्यजनक है। वाकई में मतलब ये दुखद है कि मुझे भी ऐसा लगने लगा कि सरकार जो है संवेदनशीलता उसके अंदर जो होनी चाहिए वो नहीं है। और ऐसा मोदी जी बच्चों के प्रति प्रेम भी दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मतलब वो हर काम मोदी जी मीडिया के माध्यम से करते हैं, बच्चों के प्रति भी प्रेम दिखाते हैं, पक्षियों के प्रति भी आजकल प्रेम दिखा रहे हैं, सभी तरह का प्रेम दिखाते हैं। लेकिन जब प्रेम वाकई में दिखाने की आवश्यकता आती है, यानी प्रैक्टिकली उनको एक दिखाना चाहिए प्रेम, उनको अपना कंसर्न शो करना चाहिए, तो उस वक्त क्यों नहीं एक्शन ले रहे। मैं कहता हूं, मैंने फिर कहा कि हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा हो सकता है डॉक्टर आपकी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है एडवोकेट साहब आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो मोदी जी का विजन है वो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन यदि वो एक नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए और बताएं और समझाएं, तो हो सकता है जिन पॉइंट्स को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसके लिए हमारा चश्मा साफ नहीं है, उस पर फॉग जम गई है, धुंध जम गई है, हो सकता है छट जाए, हो सकता है बच्चों को ही इससे हौसला मिले। और इस वक्त बच्चों को हौसला देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जिस तरह से डॉक्टर आशीष कह रहे हैं कि अगर बच्चों 2 बजे भी 2:30 बजे भी ट्वीट कर रहे हैं तो वो ट्वीट का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उस वक्त वाकई में उनको पढ़ना चाहिए। आप चाहे 2 बजे कर लीजिए, चाहे 8 बजे कर लीजिए, 6 बजे कर लीजिए, इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनको शायद ये ऐसा लग रहा है कि ट्विटर से ही हम ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन बच्चों, मैं अगेन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि ट्विटर को आप छोड़ दीजिए। ट्विटर की जंग हम लोग लड़ लेंगे, सरकार के से हम लोग आपके लिए लड़ लेंगे, आवाज उठा लेंगे। आप एटलीस्ट जितने दिन बच गए हैं उसमें अपनी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, तो हो सकता है जो कुछ भी बेटर हो सकता है एटलीस्ट हम वो तो करें। और अगर पोस्टपोन हो गए, हो सकता है प्रधानमंत्री जी के मन में कोई आपकी बात लग जाए, छू जाए, तो वो चेंज कर देंगे। अमन जी सर। सर मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा सर। जैसे कि अभी जो गुजरात में ये जीसेट की एग्जाम हुई है सर, उसमें हमने एक कितने सर दर्दनाक न्यूज पढ़ी कि एक फादर और सन सर बाढ़ के पानी में दह के मर गए सर। सर ऐसे बहुत सारे हालात बिहार में भी हो सकते हैं सर। मतलब सर जैसा कि एक मेरे मित्र ने भी बताया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि एकेडमिक ईयर का लॉस नहीं होगा। मतलब सर स्वामी जी तो एक लॉबी के बारे में भी बता रहे थे कि सर ने साफ साफ ट्वीट में लिखा कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ जाएं, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। तो सर जब एक बीजेपी के कितने सीनियर लीडर हमारे कंसर्न समझ रहे हैं, तो सर मैं हमारे प्रधानमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर हमारी परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? जी, परेशानी नहीं समझ रहे हैं, बट ठीक है, समझेंगे। आस्था, अगर आस्था एग्जाम होते हैं यानी कि सरकार पोस्टपोन नहीं करती है, तो आपको लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएंगे? इतनी तैयारी है आपकी? आस्था, आवाज नहीं आ रही आपको? सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? आपने हमारा क्वेश्चन सुना? सर प्लीज रिपीट इट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सरकार एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं करती है तो क्या आप लोगों की ऐसी तैयारी है कि आप एग्जाम देने जाएंगे और उसको पास कर लेंगे? सर जब बच्चे जो बोल रहे हैं कि हम लोग पेपर ना देने की वजह से मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो जब वो लोग ये बोल सकते हैं तो हम लोग की तो तैयारी है, साथ में हम लोग को टेंशन भी। हम लोग पेपर देना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमको पेपर देना पड़ेगा, तो प्रिपरेशन है। बट जो मेंटल स्ट्रेस है उस वजह से इफेक्ट पेपर पे डेफिनेटली पड़ने वाला है। एक जो टॉपर बच्चा होगा उसको भी अपने घर वालों की टेंशन रहेगी, और जब उसको वो टेंशन रहेगी तो उसका ध्यान इतना डाइवर्ट होगा कि उसने जो भी प्रिपरेशन करी होगी लास्ट टाइम पे वो जाके कहीं ना कहीं डाउन होने ही वाली है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी XYZ स्टूडेंट हो।
क्योंकि जितने भी नीट और जेई में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं सर। हर कोई बिल्कुल प्राइवेट कैब्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और आस्था, हर आप कोई कहाँ से प्राइवेट हैं? कैब्स अफोर्ड नहीं कर। आप कौन सी स्टेट से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश, नीमच। मध्य प्रदेश। तो वहां अभी क्या हालात हैं? वहां पे भी अभी वीक में 1-2 दिन जो लॉकडाउन हो रहा था वो हो रहा है? वीकेंड तो लॉकडाउन रहता ही है यहाँ पे, और साथ में सर बारिश, अभी हेवी रेनफॉल इतना हो रहा है यहाँ पे 2 दिन से कि अगर कोई पर्सन अगर चाहे ना कि जैसे 50 किलोमीटर है तो हम लोग बाइक से चले जाते हैं, हैवी रेनफॉल की वजह से वो इंसान नहीं जा पाएगा वहां पे। हैवी रेनफॉल्स की वजह से वो इंसान नहीं जा पाएगा। बिल्कुल ठीक है आस्था, प्रॉब्लम तो है। डॉक्टर आशीष, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आपको लगता है कि वाकई में सरकार अगर जिद पे अड़ी रही, या आपको लगता है अभी 1% 2% का चांस लगता है कि शायद सरकार चेंज कर सकती है अपना मूड? सर देखिए, अभी तक जितना भी स्टैंड रहा, जितने भी इनके स्पोक्समैन मीडियाज में है, जो इन्होंने बोला, जो इनके कैबिनेट सुब्रमण्यम स्वामी जरूर बीजेपी में है, लेकिन वो सिर्फ एक राज्यसभा मेंबर है। आप अगर उनके फ्रंट लाइन जो स्पीकर से जो बोलते हैं, उनके हम लोग 2-3 दिन से बयान देख रहे हैं मीडिया में, उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई भी लूप होल या कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें ये लगे कि उसके लिए वो सोच रहे, बल्कि वो इस चीज को मनवा ही रहे कि हम सही कर रहे हैं, साल खराब हो रहा है, मतलब वो अपनी बात रख रहे हैं। और संवेदनहीनता इतनी ज्यादा कि जिस सरकार को हम लोग ने चुना है, मैंडेट तो हम ही लोग का है ना, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और आप भूल गए, आप ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंडिंग, आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? इतने बच्चे आपको आवाज लगा रहे हैं और आवाज आप तक के कानों तक पहुंच नहीं रही है, या आपने कान बंद कर रखे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी संवेदनहीनता है, और इसका ये जनता बच्चे देख रही है, ठीक नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। और ये डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग किसी कम्युनिस्ट देश में थोड़ी रहते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे। जी, डेमोक्रेसी है, हम लोग बिल्कुल कम्युनिस्ट देश में नहीं रहते हैं, लेकिन बात वही है कि सरकार ये क्यों नहीं सुन रही। और जो आपने कहा कि लगभग 30 लाख लोग ट्विटर पे ये कैंपेन चला रहे हैं, 30 लाख बच्चे साथ में, मतलब 30 लाख नंबर छोटे नंबर्स नहीं होते हैं। और मैं समझता हूँ जब अगर इतनी बड़ी भी कैंपेन चल रही है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये तो शुक्र मनाइए, मुझे लगता है कि कोरोना है, नहीं तो ये आंदोलन शायद सड़कों पे आ जाता ट्विटर की जगह। डेफिनेटली बिल्कुल। हर्ष, आपको क्या लगता sir. है, अगर अभी तैयारी है आपकी, अगर एग्जाम्स होते हैं तो आप अपनी ये जंग जीत लेंगे, आप एग्जाम देने जाएंगे? सर डेफिनेटली कंसंट्रेशन पर असर पड़ेगा, मास्क पहन के सर स्पेक्स पे जो फॉगी होता है सर, उसके बाद जो कंसंट्रेशन, हम या तो अपने लेंस साफ करते रहें, या तो हम अपना कोरोना से बचें, या फिर हम अपना एग्जाम लिख लें सर। तो सर कंसंट्रेशन पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ने वाला है, बट अगर एग्जाम होता है तो सर प्रिकॉशन के साथ देना ही पड़ेगा, बट दिस इज नॉट सही चीज नहीं है। ये सही चीज नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सही चीज तो नहीं है, बट सरकार को भी ये समझना है। अमन जी सर। सर एक बात अगर भी एग्जाम, हमारे प्रोक्रियाल जी ने लाइव आकर नहीं बताया कि अब हम क्या डिसीजन ले रहे हैं इस पे। तो सर ये बहुत बड़ा हेटरेड है कि क्यों नहीं आ रहे हैं सर, क्या ऐसा हो गया है? हाँ, हो तो ये रहा है कि सरकार ने शायद मन बना लिया है कि वो एग्जाम कराने जा रही है, सरकार ने घोषणा कर दी है कि एग्जाम होके रहेंगे, तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये भी है कि अगर एग्जाम कराने जा रहे हैं तो जो एक लोगों में डर है, छात्रों में डर है, अभिभावकों में डर है, तो ऐसी कंडीशन में उस डर को मिटाने के लिए उनको सामने आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कितना उन्होंने स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी हुई है कि उन चीजों को वो फॉलो कर पाए। ये जब तक सरकार नहीं आएगी बताने के लिए, तब तक शायद मुझे लगता है कि जो एक डर का माहौल बना हुआ है, ये बना ही रहेगा। आप एडवोकेट प्रतीक, अभी क्या जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट में सब लोगों ने पिटीशन डाली थी, तो क्या हम उसमें दोबारा पिटीशन नहीं डाल सकते थे या नहीं डालनी चाहिए? जी सर, अभी भी हम पे 2 ऑप्शंस है। हम उस पिटीशन पे रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करे, एंड नए ग्राउंड्स पे भी हम एक और पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बट द थिंग इज सर, ये जो मैटर है ये स्टेट के पास है, गवर्नमेंट के पास है, कि लास्ट जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ही इशू करेगी, एग्जाम्स कंडक्ट उनको करवाने हैं या नहीं करवाने। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी गवर्नमेंट की है। सुप्रीम कोर्ट अगेन वो यही बोलेंगे कि सर हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस में। सो
यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो क्या करवाना चाहते हैं। अगर बच्चे को कोरोना होता है तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और अगर कोरोना नहीं होता तो उसमें कैसे प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट को आके पब्लिकली बताना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी भी ये हम पे गवर्नमेंट को ही आके बताना पड़ेगा पब्लिकली कि एटलीस्ट कि वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और क्या सपोर्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये आम सिचुएशन नहीं है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। और ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में सरकार को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो जनता के साथ साझा करनी पड़ेंगे, क्योंकि जनता ने इतनी फुल मेजॉरिटी में, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में उनको चुन के सत्ता में भेजा है, सरकार बनाने के लिए भेजा है। और अगर वो भी हमारी नहीं सुनेंगे, बच्चों की नहीं सुनेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो फिर कौन सुनेगा? जी, यहाँ पर सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, और सरकार को सुनना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि भी सुप्रीम कोर्ट कह रही कि हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार चाहे तो सरकार से बड़ा तो कोई कानून बनाने वाला है ही नहीं। सरकार अगर कोई फैसला सुनाती है तो कोई भी ऑर्डिनेंस लाके उसके फैसले को रद्द कर सकते हैं, और सरकार ने पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो वो अपना ऑर्डिनेंस लेके आ गए हैं अपनी बात मनवाने के लिए। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो विल पावर है सरकार की, जो पॉलिटिकल विल पावर है, वो नहीं है कि वो एग्जाम्स को रद्द कराए। डॉक्टर आशीष, अगर मान लीजिए सरकार एग्जाम को रद्द करा देती है, तो हम इसको इस तरह से समझें कि इसमें नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है? सर देखिए, इसमें नुकसान नहीं है। जैसे हमारे बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे आप अभी पीक टच करने दीजिए, जैसे और आप जैसे जैसे ऑर्गेनाइज हो तो आप सेग्रीगेट करके एग्जाम करा लीजिए पूरे इंडिया में। जैसे मैंने बोला, पार्ट्स में कराए जा सकते हैं, पास्ट में ऐसे ही होते थे, कोई नई चीज नहीं होगी पहली बार। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं, अगर मान लिया आपका सेशन 3 से 4 महीने 5 महीने लेट भी चला गया, तो आप जो समर वेकेशन होते हैं, जो आपके छुट्टियां होती है, गवर्नमेंट हॉलीडे, इंडिया में तो हजारों त्योहार से भरा हुआ देश है ये, अब वो सब कट शॉर्ट कर दिएगा, वो बच्चों के जेब से काट लिए, उनकी छुट्टियां रद्द कर दिए कि भाई तुम बहुत छुट्टी ले चुके हो पहले ही, अब तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं होगी। तरीके तो सर बहुत है, अच्छा इच्छा शक्ति हो तो रास्ते तो मिलते ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि रास्ते खत्म है। तो ये तो सर सरकार को सोचना है। और सर आप तो इतने सीनियर हैं, हम चाहेंगे ये प्रोग्राम के लास्ट में आप बच्चों को एक ऐसा मैसेज, क्योंकि बहुत बच्चे डिप्रेस है, कुछ बच्चे सुसाइड को सोच रहे हैं, उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत है सर। ये हम लोग को बड़ा अफसोस हो रहा है, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इसमें गलत स्टेप उठाया है। तो हम जैसे हम आप सब सीनियर हैं, हमें इन बच्चों को सही दिशा देनी होगी कि इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। मान लो अगर एग्जाम हो भी गया तो आप इस बार नहीं भी क्वालिफाई है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। हम लोग ने भी कॉम्पिटिशन की तैयारी की, 1 साल 2 साल हम लोग हारते थे, नहीं होता था, फिर हुआ सिलेक्शन। तो कोई नई चीज नहीं है, बच्चे बहुत पैनिक हो रहे, बहुत परेशान हो रहे, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल अपना कम करना चाहिए। थोड़ा सा मैं उनको देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस आउट है इस समय बच्चे। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, ये जो आपने बात कही, कल भी हमारे जो पैनल पे थे, हमने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया हुआ था, डॉक्टर को, ताकि उनसे भी हम समझ सकें और उनके थ्रू हम बच्चों को भी बता सकें किन पॉइंट्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज होती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो आपने कही डॉक्टर आशीष, मैं भी अब सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं कि ये एग्जाम कोई आखिरी नहीं है। इसके बाद ऐसा नहीं कि सपोज आप एग्जाम नहीं दे पाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, कई बार होता है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा बड़ा रास्ता खुलता है। और कई बार होता है कि जब आप फेल होते हैं तभी आपका जो एक सक्सेस है, यानी कि सफलता है, उसका एक बड़ा आगाज होता है। कई बार होता है कि आप छोटे से लालच में फंस जाते हैं, पता लगता है कि हम एक 500 रुपए के लिए फंस गए कि 500 रुपए मुझे यहां से लेके जाने, और वहां से वो नहीं मिलते हैं, आप निराश हो जाते हैं। लेकिन शायद ईश्वर आपको 500 रुपए नहीं देना चाहता था, आपको 5 लाख रुपए देना चाहता था, ताकि आप 5 लाख रुपए का काम कर सकें, ना कि 500 रुपए के काम में फंस के रह जाएं। इसलिए वहां से ईश्वर ने आपको फेल किया, वहां से आपको निकाला, ताकि आप दूसरे रास्ते को तलाश कर सकें। इसमें जो सुसाइड जैसी बात है, ये बिल्कुल ही नागवारा चीज है, और ये कायर लोग करते हैं, कायर लोग करते हैं। आप बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल लोग हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी, जो बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं, क्या उनसे पूछें कि क्या उन्होंने एजुकेशन उनकी कितनी है? बहुत सारे लोग तो हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन की बात कर लें, नो डाउट आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, अभी एमए करना है, जरूरी है। लेकिन
अगर नहीं भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 1 साल लेट डॉक्टर बन जाएंगे या 1 साल लेट इंजीनियर बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि जो डॉक्टर आशीष कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोगों को इतना स्ट्रेस है कि वो सुसाइड करना चाहते हैं, उस तरफ तो आप सोचे ही नहीं, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, हो सकता आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाए, और एंटरप्रेन्योर बन जाए तो फिर पैसा ही पैसा है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो अपने अंदर आपको हिम्मत जगाने की आवश्यकता है, और यकीन माने आजकल हर कोई कुछ भी कर सकता है, घर बैठे भी आप इतने काम कर सकते हैं ऑनलाइन होने की वजह से। आज आप देखें इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इतने पैसे कमा गई हैं। जूम जैसा प्लेटफॉर्म है, वो एकदम से कहां से चमक गया, कोरोना की वजह से। अगर कोरोना नहीं होता तो जूम जैसे प्लेटफॉर्म या और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे इतने ग्रो नहीं करते। आज हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं क्लाइंटेल मिला। जिस तरह से आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं तो ये भी तो एक क्लाइंटेल मिल रहा है। और बहुत सारी ऑनलाइन चीजें भी इस तरह से हैं कि आप कर सकते हैं, यानी कि असफलता कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम बीइंग चीजें होती हैं जो आपको उस वक्त नहीं मिल रही होती, और जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें जरूर बुरी लगती है। लेकिन ये गेम है, कोई जीतता है और कोई हारता है, लेकिन जीवन ईश्वर ने इसीलिए देके भेजा है ताकि आप पूरे जीवन को जिएं और जीतें। आज अगर आप देखें कि सुशांत सिंह राजपूत वो तो दुनिया छोड़ गए, अब उसके पीछे राजनीति हो रही है। सुशांत को क्या हासिल है, सुशांत को क्या हासिल है, कुछ भी हासिल नहीं। तो कहते हैं कि उनके पास रुपया भी था, पैसा भी था, माँ भी थी, सब कुछ था, लेकिन आज बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग भी उनको, उनके उस कदम को अच्छा और सही कदम नहीं बता रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और एग्जाम बाई चांस अगर सरकार नहीं सुनती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। क्यों डॉक्टर आशीष, नेक्स्ट ईयर आएगा ना, और आएगा, और पूरे जोश से बच्चे लड़ेंगे और पक्का जीतेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 साल कहीं जाता नहीं है। और वैसे भी ये साल सभी का खराब है, हम लोग इसको ईयर ऑफ सर्वाइवल बोल के चल रहे हैं, तो ये सर्वाइव करना है हम सबको। इस साल अपनी जान बचानी है, अगले साल फिर से इमारत नई खड़ी करनी है। बिल्कुल नई इमारत खड़ी करनी है। और जो सबसे बड़ी बात कही ना, ये साल हम जैसे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स भी अपनी जो बुक है उसमें 2020 और 2021 यानी कि जो 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो लगभग वो लोग उसको डिलीट कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, तो इसको हम हटा के चलें। तो आप लोग भी अपने ईयर से जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई आपको, मैं नहीं समझता इसके लिए कोई शिकायत करेगा। अनुभा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभा जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते रवीन जी। अनुभा जी मुझे ये बताइए कि अगर एग्जाम सरकार पोस्टपोन नहीं करती है, या सरकार क्यों नहीं पोस्टपोन करती, बल्कि इस पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि सरकार अगर एग्जाम पोस्टपोन करती है तो उससे क्या नुकसान है बच्चों को या सरकार को, अगर पोस्टपोन करती है तो? पोस्टपोन करती है तो देखिए, पोस्टपोन करने की हमारी जो डिमांड थी, हमने ये जुलाई में रखी थी डिमांड कि आप पोस्टपोन करिए ताकि सभी चीजों का अरेंजमेंट हो सके। तो आज जो हमारे पास इन्होंने जो दावा किया था कि 50% सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, आप अगर एनटीए का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इन्होंने 50% सेंटर्स भी नहीं बढ़ाए हैं। जेई के लिए इन्होंने 600 सेंटर्स को 500 को शायद 600 किया हुआ है, सिर्फ 100 सेंटर्स बढ़ाए जेई में, और उसको एक दिन में उन्होंने 2 एग्जाम जो है वो कराएंगे, 2 शिफ्ट में कर रहे हैं। ये 2 शिफ्ट में सेम सेंटर में अगर आप करेंगे तब भी बच्चे तो आएंगे ही ना, वहां पे मॉर्निंग से ही आ जाएंगे। आप भले ही उसमें कम बच्चों को रखें बट भीड़ तो हो जाएगी। तो इन्होंने एक तो जो हमारी डिमांड थी कि बच्चों को अच्छे से एग्जाम करवाएं, हमने कभी नहीं कहा था कि आप पोस्टपोन करते रहें, बट आप ये है कि अरेंजमेंट अच्छे से करें। हमारी कंट्री में जो भी एनटीए है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करें। सुरक्षा, फिर परीक्षा, ये हमारे पोखरियाल जी हमेशा बोलते हैं, बट आप अगर एनटीए की गाइडलाइंस पढ़ें, उनका नोटिफिकेशन पढ़ें, उसमें सुरक्षा तो कहीं भी नहीं दिख रही है हमें। सेंटर्स बहुत कम बढ़ाए गए हैं, अगर ये बढ़ा दिए जाएंगे काफी बड़ी मात्रा में, जो कि नहीं बढ़ाए गए हैं, इजीली बच्चे एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। दूसरी बात, जो भी ये मनता टेक्नो लिख रहे हैं कि एक स्टूडेंट आयुष शर्मा सुसाइड टुडे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहां से और कैसी न्यूज है, और अगर ये है तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है ये। और बच्चों को हमें अपील करना होगा, मोदी जी से अपील करना होगा, क्योंकि देखिए क्या है, ये बच्चे बहुत छोटे उम्र के हैं। हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी फाइट कर रहे हैं, बट वो बच्चे समझते हैं
वो समझदार बच्चे हैं। ये बच्चे उतने समझदार नहीं हैं। इनमें से बहुत बच्चे हैं जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ रीजन से, जैसे रिमोट लोकेशन में है, उनके यहाँ फ्लड आया हुआ है, बाढ़ है और लैंडस्लाइड्स हो गई हैं, वो बच्चे ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मुझे एमपी से एक बच्चे का फोन आया, उसने ये कहा मैडम हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं ही नहीं, सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं, हम कैसे जाएंगे, हम मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे, हमारे सेंटर्स दूर हैं। उन बच्चों को लगा था कि भाई सेंटर रेलवे स्टार्ट हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा जब तक एग्जाम होंगे, बट ये सारी चीजें नहीं की गवर्नमेंट ने। अब देखिए सेंट्रल रेलवे बंद है, क्यों नहीं चालू की गया सेंट्रल रेलवे इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए। अब बच्चे क्या बैठ के रिजर्वेशन करेंगे, रिजर्वेशन भी अब नहीं मिलेगा। आप सोचिए 30 लाख बच्चे अगर रिजर्वेशन करेंगे तो इतनी ट्रेनों का प्रोविजन करना अभी संभव होगा इनके लिए 1 वीक में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सारी अरेंजमेंट इनको पहले से करनी थी, इसलिए बच्चे परेशान है। सब कोई फ्लाइट तो अफोर्ड कर नहीं सकता है कि फ्लाइट में चले जाए, सारे बच्चे प्राइवेट गाड़ियां नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में सभी को पता है कि गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं। इवन जो जेई नीट में जो बच्चे बैठते हैं उसमें काफी बच्चे जो है मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, लोन लेके पढ़ाई करते हैं ये बच्चे। जहां तक हायर मिडिल क्लास का सवाल है वो तो इजीली 6-7 लाख रुपए दे देते हैं, बट जो बेचारे जो गरीब बच्चे हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के हैं, वो बच्चों ने लोन तक लिया हुआ है बैंक से, लोन लेके वो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनका साल वेस्ट हो जाएगा, अगर वो ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा उनको, या वहाँ पे फ्लड है या सेंटर उनके घर के पास नहीं है, तो ये बच्चों का पूरा साल वेस्ट होगा। तो एग्जाम हम अगर पोस्टपोन करा के सारा अरेंजमेंट कर दें, हम यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से काफी दिनों से, भाई आप मई में कर देते हैं एग्जाम। ये बच्चे सारे तैयार थे मई में एग्जाम देने के लिए, तब ना फ्लड की सिचुएशन थी, ना कोरोना की प्रॉब्लम थी, ना कोई दिक्कत थी, ट्रेनें भी चल रही थी, सब कुछ था, तो आप अप्रैल मई में एग्जाम कर देते। अब आपने अगर इसको एक्सटेंड किया भी है तो सितंबर में देखिए फ्लड की हालत क्या है। कर्नाटक में देखो अब कितने फ्लड आ चुका है, गुजरात की हालत खराब है और 2-4 दिन हफ्ते भर में और बढ़ जाएगा। तो कौन किस तरह से बच्चे रिस्क लेके एग्जाम देने चाहेंगे? तो देखिए साल बर्बाद तो बहुत बच्चों का होगा जो कि गरीब हैं, और कई मिडिल क्लास के पेरेंट्स जो मुझे फोन करते हैं बताते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिनके बिजनेस बंद हो चुके हैं। हम तो गरीबों की बात करते हैं, मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जो टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं। कईयों के तो बिजनेस बंद हो गए हैं, उनकी जॉब चली गई जी है। अनुभा जी, सिचुएशन बिल्कुल खराब है, क्योंकि जो कोरोना पैंडेमिक में जो इस तरह से लॉकडाउन हुआ, ये जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा लेट से जुड़े, ये तकरीबन 100 सालों में ऐसी स्थिति है। मतलब अगर आप दादा और परदादाओं से पूछ लें, वो भी कहते हैं कि हमने ऐसी कभी स्थिति देखी नहीं, सुनी नहीं। प्लेग जैसी एक महामारी के बारे में जरूर हम अपने दादाओं से जिक्र सुना करते थे कि वो एक बड़ी खतरनाक महामारी आई थी, लेकिन वो कब आई थी, कितनी समय पुरानी आई थी, तो वो नहीं कि वो दादा परदादा हमारे बात करते थे उस चीज को लेके। तो अभी हमने पिछले 90-100 सालों में ऐसी कोई बीमारी नहीं आई, और एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और हम लोग यही बात कर रहे हैं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लेने पड़ेंगे और सरकार को इसे लेना चाहिए। लेकिन अगेन जो सुसाइड करना और इस तरह की जो कोई बातें हैं, ये मैं समझता हूं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगेन अनुभा जी, इस कंडीशन में मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर 1 साल बर्बाद हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार नहीं सुनती है, सरकार एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं करती है, तो 1 साल बच्चे हमारे लेट डॉक्टर बन जाएंगे या 1 साल इंजीनियर लेट बन जाएंगे। लेकिन जो सुसाइड की बात अगर कहीं कोई सोच रहा है, किसी के मन में आ रहा, तो बच्चों उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए, आपके जाने का आप ऐसा कोई अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरती। आप सब लोग बहादुर हैं और हम सब बॉर्न फाइटर हैं, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, जंग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, हमें अल्टीमेटली लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। जी अनुभव, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो बच्चों को आप कह रहे हैं या गवर्नमेंट कह रही है कि साल उनका 1 ही साल वेस्ट होगा, और इनमें कई गरीब बच्चे हैं जो रहते इस तबके को बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास, तो मैं एक बात ये भी बता दूं, बहुत से बच्चे जो इस साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे वो अगले साल एग्जाम देने की फिर से कोशिश करेंगे, और वो उन बच्चों के साथ जुड़ जाएंगे जो अगले साल एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर की जो एग्जाम देने की जो संख्या है बच्चों की, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चे परेशान हैं कि हम अगर इस साल एग्जाम नहीं दे पाए तो हमारा या तो अटेम्प्ट हमको फिर से दिया जाए नेक्स्ट ईयर, हमको अलग काउंट किया जाए नेक्स्ट ईयर के बच्चों से, या अभी कुछ महीनों बाद हमारे लिए अलग परीक्षाएं रखी जाए जैसे यूजीसी में किया गया है।
एक स्पेशल एग्जाम रखे गए हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, तो यही स्पेशल एग्जाम हम ये नीट और जेई बच्चों के लिए क्यों ना रखें जो कि एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। 2-3 महीने बाद रख लीजिए जहां फ्लड की सिचुएशन ठीक हो जाए। क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन गवर्नमेंट नहीं ले सकती है इन बच्चों के लिए? बिल्कुल ले सकती है। उन बच्चों को सुविधा प्रोवाइड करना, उनको बेनिफिट देना, रिलीफ देना, ये सरकार का काम है। हम लोग इसलिए प्रे कर रहे हैं कि ठीक है, जो बच्चे दे पा रहे हैं उनको देने दीजिए, कुछ एक आध 2 महीने बाद बाकी बच्चे जो नहीं दे पाएंगे कुछ भी रीजन से, उनको तब मौका दीजिए देने का, जैसे फाइनल ईयर के बच्चों को दिया है। बट ये गुहार भी नहीं सुनी गई है बच्चों की। 1 साल तक वो बच्चे वेट करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या है। जी, और बड़ी समस्या है। जी, डॉक्टर आशीष, जैसे आपने पहले ही कहा था कि अगर हम स्टेट वाइज भी एग्जाम करा सकते थे और उन एरियाज में शायद अगर थोड़े समय के लिए और टाल दे सरकार जहां पे बाढ़ आई हुई है, यानी कि बिहार है, आसाम है, कर्नाटक है या और कोई भी स्टेट है जहां पे बाढ़ जैसे हालात हैं, या जहां पे कोरोना बहुत भीषण उसमें आगे चल रहा है। जैसे बिहार में देखिए, बिहार दोनों तरफ से परेशान है, एक तो बाढ़ भी है वहां पे, दूसरा वहां पे कोरोना के भी नंबर्स बहुत तेजी से वहां पे आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सरकार कुछ नहीं करती तो ये 2-3-4 स्टेट्स हैं वहां पे एग्जाम पोस्टपोन कर दे थोड़े समय के लिए, तो भी मैं समझता हूँ एक सॉल्यूशन निकल सकता है। जी सिर्फ सर। उन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं रविंद्र जी, एमपी में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बच्चों ने बताया मुझे। जी, सभी जगह प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। ये ऐसा कि कोई नया एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट नहीं करेगी। मैंने जैसे बताया कि पिछले 2017 से पहले नीट अस्तित्व में था ही नहीं। हर स्टेट के अपने छोटे छोटे एग्जाम होते थे और अलग अलग कराते ही थे। ये 3 साल से नीट की आदत पड़ी है, तो ये नीट की आदत 1 साल छोड़ी जा सकती है। सरकार इसकी आदत छोड़ दे और अगले साल से फिर से आप नीट कराइए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। परिस्थिति देख के तो हमें बदलना ही पड़ता है और ये सरकार को पहल करनी पड़ेगी इसके लिए। बिल्कुल, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं और लिए जाते हैं, क्योंकि तभी चीजों को कहते हैं ना कि डिसीजन लेने की क्षमता, वो ऐसे ही नहीं, अदरवाइज सब कुछ रूटीन से ही चलना है तो फिर जैसा एक बार जो संविधान बन गया उसी को चलते रहे। और वो भी आप देखिए, हम सब जानते हैं कि पूरे संविधान को अभी तक हम नहीं लागू कर पाए। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको मोदी जी ने खुद अपनी सरकार में आके निरस्त किए कि ये बेकार है, इसको कोई काम नहीं है। वो उस वक्त 60 साल पहले, 70 साल पुराने कानून जरूर बने थे, तब उनकी जरूरत थी, आज नहीं है। और आज की स्थिति, आज की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली एक डिफरेंट सिचुएशन है। और इस स्थिति में जिस तरह से डॉक्टर आशीष कह रहे हैं, अनुभा जी ने कहा, प्रतीक जी ने भी कहा कि भाई अलग अलग टाइम पे भी उनको हम एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, मैं समझता हूं अगर 1.5 महीने के लिए और एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाए तो जो बाढ़ वाली सिचुएशन है एटलीस्ट वहां से आप बाहर निकल जाएंगे। और अगर बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि शायद उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई होगी क्योंकि इस दौरान कंप्लीटली लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद रहा। और जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बिहार या और बहुत रूरल एरियाज में चले जाएं, वहां पे सिग्नल की प्रॉब्लम है। कल मैं शो कर रहा था तो वहां पे कुछ बच्चे आए, उन्होंने बताया कि हम 50 किलोमीटर दूर अपने घर से आते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। यानी कि जब आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए भी 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तो सिचुएशन क्या होगी। प्रतीक जी, एक चीज मैं और समझना चाहता हूं कि अगर ईश्वर ना करे, बार बार मैं एक चीज कहता हूं कि हम मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार जिस तरह से अभी उसका रवैया है कि वो कहीं टस से मस नहीं अपने आप को कर रही, अगर कोई 1 या 2 दिन में आने वाले समय में कोई उसका मन बदलता है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी? सर, उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, क्योंकि सरकार ने एडमिट कार्ड पे लिख दिया कि आप एसओपीज फॉलो करोगे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है। आप खुद सोचिए, वो बच्चे सर 16 और 18 साल के बच्चे हैं, आप उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो कि आप एसओपीज फॉलो करोगे। यहाँ पर तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स को ओपन करे ताकि भीड़ ही कम हो जाए। सर, अगर एग्जामिनेशन सेंटर में भीड़ ही कम होगी तो एसओपीज तो सर अपने आप फॉलो हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन सेंटर ही कम होंगे तो सर बच्चे उस एग्जामिनेशन सेंटर में ज्यादा आएंगे और एसओपी तोड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है सर वो 100% बढ़ेगी। तो यहाँ पर सरकार जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों पे ही थोप रही है। जी, सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा। जी, आप सही कह रहे हैं कि अगर सरकार जो अपनी एसओपीज है अगर बच्चों पे ही थोप रही है तो फिर सरकार यानी कि साफ साफ अपनी रही है कि सरकार
किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर नहीं लेना चाहती। कल को सरकार यही कहेगी, कल अदालत में जाके अगर कोई मुकदमा उनके खिलाफ करता भी है कि हमने तो पहले ही कह दिया था, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी थी, आपने इसको फॉलो नहीं किया। लेकिन जब वो फॉलो नहीं किया, बट अगेन जो सिचुएशन प्रतीक जी, जो सिचुएशन अलग अलग ही, यानी कि जिन बच्चों को ऑलरेडी अस्थमा है वो क्या करेंगे, जिनके घर में कोई अभी अगर कोरोना से संक्रमित है तो वो यदि बाहर आएंगे तो वो संक्रमण साथ में लेके आएंगे। मतलब हो सकता है कि मुझे अपना साल ना खराब करना हो सकता है मैं लोगों को बताऊं ही नहीं कि मुझे संक्रमण है और मैं बाहर आ जाऊं एग्जाम देने के लिए। सर एक और भी बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को अपनी जान की परवाह फिर भी नहीं है वो, लेकिन अपने घर पे जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनकी जान की परवाह उनको सबसे ज्यादा है कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारे मॉम डैड जो है, हमारे पेरेंट्स है, उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका डर सबसे ज्यादा बच्चों के मन में है। इसी चक्कर में ये भी एक रीजन है कि बच्चे एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, उनको बिल्कुल अपनी प्रतीक जान की जी, परवाह नहीं है। ये बात एक बिल्कुल सही बात है। बच्चों का कंसर्न जायज है क्योंकि उनके घरों में माता पिता दादा दादी सब रहते हैं और बड़ी उम्र के लोगों को कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक रहता है, ज्यादा आसान रहता है उनको संक्रमित होना और उससे बच पाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से लंग खराब करता है और बहुत सारे काम वो करता है। अनुभा जी, मैं एक आपसे लास्ट पूछ रहा हूँ, फिर मैं सभी बच्चों से एक उनके लास्ट क्लोजिंग लेना चाहता हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है अनुभा जी, आपको यहाँ से अपील करनी चाहिए सभी से कि अगर साल खराब होता है तो अगेन लाइफ नहीं खत्म होती उससे। हम एक साल बाद डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे या नहीं भी अगर कुछ बनते तो मैं कहता हूं फिर दुनिया खत्म नहीं हो रही है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और उसके लिए भी बच्चों ये मत सोचिए कि बिजनेसमैन वही बनता है जिसके पास पैसा होता है। पैसे से कोई कुछ नहीं करता है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास था, पैसा तो अनिल अंबानी के पास भी बहुत था, पैसा तो विजय माल्या के पास भी बहुत था, लेकिन क्या वो पैसों से कुछ कर पाए? वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। तो पैसा से सब कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है। आप अगर सोचने का नजरिया ठान लेते हैं कि आपने जंग जीतनी है तो आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग आपके सामने उदाहरण हैं, जो कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी तक किया करते थे। स्टीव जॉब जैसे लोग आपके सामने हैं। तो पैसों से भी कुछ नहीं होता है, कभी कुछ खत्म नहीं होता। हम कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि आज इसके बाद अब कुछ नहीं है। हर रात के बाद ही सुबह होती है। जी अनुभा जी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सभी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूंगी कि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ये टेम्पररी है। इस सिचुएशन को हमको सीरियसली और कॉन्फिडेंटली हमें इसे फेस करना होगा, और आज नहीं तो कल बिल्कुल हमारी जो इंडिया में सिचुएशन है बहुत अच्छी होगी। और हम ये कोशिश भी करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे बार बार कि जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई है कोरोना में किसी भी रीजन से, वो बच्चे पिछड़ गए हैं या पीछे रह गए हैं, जॉब में लॉस हो गया है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ सिर्फ मैं जेई और नीट के बच्चों की बात रख रही हूँ, वे बहुत से फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो अपने जॉब नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उनको डिग्री नहीं मिली, या अपने फाइनल ईयर या कोई दूसरे क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए, कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर पाए, बाहर एडमिशन नहीं ले पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइनल ईयर के बच्चों ने भी झेली है। मैं सभी बच्चों से अपील करूंगी, स्पेशली जो जेई नीट के छोटे बच्चे हैं, ये बहुत जल्दी स्टेप ले लेते हैं, तो मैं अपील करूंगी आप किसी भी तरह का गलत स्टेप ना लें, और हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि आप लोगों का भी फ्यूचर सिक्योर हो। गवर्नमेंट भी इंश्योर करेगी कि आप लोगों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी जाए। हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे, हमारे गॉड से करेंगे, भगवान से करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज निकले, वैक्सीन आए और हम सब इस कोरोना से बाहर निकले, ताकि जो भी सिचुएशन आज इंडिया में है उससे उभर पाए। और जो जितने बच्चों को कोई लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये कोई बड़ा लॉस नहीं है। जान जो है आपको सबसे पहले अपनी बचानी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर आप पहले फोकस करें। करियर तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। मैंने अपना करियर ऑलमोस्ट 14 इयर्स के बाद स्टार्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन किया ऑलमोस्ट 14 इयर्स के बाद स्टार्ट किया। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, करियर कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बट हम ये इंश्योर करेंगे, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन बच्चों को संभालें, जो बच्चे मेंटल स्ट्रेस से जा रहे हैं, इनका ध्यान रखें और इनके फ्यूचर को भी सिक्योर करें। अगले साल अगर ये किसी एग्जाम
बैठते हैं, कुछ करते हैं, उनके पास परफॉर्मेंस को देख के, और कोविड में जो भी रीजन से इनको रिलीफ दिया जाए, ये हम सरकार से अपील करेंगे। तो जी अनुराग जी, मेरा बिल्कुल आपने सही कहा कि करियर बनाने के लिए कोई भी जो एज है वो तय नहीं है। KFC जैसा ब्रांड हम सब जानते हैं कि उसका जो ब्रांड का ओनर है, उन्होंने 65 साल की उम्र में शुरुआत करी और वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बने। तो उम्र कभी भी नहीं है, कब आपकी जिंदगी की शुरुआत होगी, कब आपको सफलता मिलेगी, ये सब ईश्वर ने तय कर रखा है। ये आप मान लीजिए, समझ लीजिए, हमारे हाथों में नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये साल अगर चला गया, खराब हो गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, इसके बाद हो सकता है आपको लगे कि अच्छा हुआ यार मैं डॉक्टर नहीं बना, अच्छा हुआ मैंने एग्जाम नहीं दिया, आज इसी वजह से मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, आज मेरे पास हॉस्पिटल है, मेरे अंडर 40 डॉक्टर्स की टीम काम करती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी मत सोचिए कि ये आज का दिन आखिरी है या आज की रात आखिरी है। अनुभा जी, लास्ट आप कह रहे, फिर मैं सभी बच्चों से एक जी बात सभी बच्चों से कहना चाहूंगी यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि मैंने भी इंजीनियरिंग एग्जाम में अपियर होने के लिए 1 ईयर का गैप लिया था। मैंने PET एग्जाम दिया था, जो MP में एक एग्जाम होता है, और मैं उसमें फेल हो गई, मैं उसमें क्लियर नहीं कर पाई। जैसे JEE अभी होता है इंजीनियरिंग के लिए, मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था मेरे 12th के बाद, बट 1 साल का मैंने गैप भी लिया था, बट उसमें नहीं हुआ, और दुख बिल्कुल हुआ था मुझे, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट इसके बाद मेरी जिंदगी रुकी नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, और मेरा एडमिशन हो भी गया था कंप्यूटर साइंस में। बट तभी मुझे पता चला कि 5 इयर्स का लॉ की डिग्री भी एक है जो स्टार्ट हुई है अभी अभी रिसेंटली। तो इमीडिएटली पता करके मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके बाद मेरी फील्ड ही चेंज हो गई। मतलब मुझे इंजीनियर बनना था, इंजीनियर से मैं लॉयर बन गई। तो कोई कुछ कह नहीं सकता, आप कहाँ, आपकी किस्मत आपको लेके जाती है। कोशिश करते रहिए, फ्यूचर आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सभी लोग साथ में हैं, और सबसे बड़ी बात है जो आपका हौसला है उसी को आपके साथ चलना है। बाकी तो सब हम लोग कब छूट जाएंगे, कब जुड़ जाएंगे पता नहीं। तो अभी ये अशोक पंडा कह रहे हैं डोंट वेस्ट टाइम, स्टडी नाउ, तो बिल्कुल सही बात है। सारी ट्विटर छोड़ दीजिए, आप लोगों की जंग लड़ने के लिए आपकी सारी टीम बैठी हुई है, आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आपको जो अपना काम करना है, यानी कि अपनी स्टडीज करनी है, उस पर आप फोकस करिए, उस पर आप ध्यान लगाइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार सुनती है तो बहुत अच्छी बात है। सभी से मैं 1.5 मिनट आप लोगों को समेत बच्चों को देना चाहता हूँ लास्ट उनकी बात रखने के लिए। डॉक्टर आशीष और प्रतीक, फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ लास्ट कमेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं अमन को लेता हूँ। अमन, सर आपके पास 1.5 मिनट है सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, और आपका ये समय शुरू हो गया है। देखिए सर, तो सर मैं बस गवर्नमेंट से ये मांगना चाहूँगा सर, मैं यहाँ पे अपने बिहार स्टेट के 70,000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उन सब के पास वही दिक्कत है जो मेरे साथ हो रही है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि या तो वो एकदम अच्छे से अरेंजमेंट करे, और सर इस साल के लिए जैसे सर आपने भी बताया कि ये स्पेशल सिचुएशन है, तो स्पेशल सिचुएशन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चे जो छूट जाते हैं एग्जाम से बाढ़ के कारण, कोरोना के कारण, या किसी भी कारण से, तो उनके लिए गवर्नमेंट इस बार अलग चांस रख सकती है। क्योंकि सर पहले भी हमने देखा है कि सितंबर तक प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन हुए हैं, जबकि मई में एग्जाम होती थी। तो सर अभी भी सर बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है सर, एक चांस और गवर्नमेंट हमें दे सकती है सर, खास करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था और बाकी सारे व्यवस्था से पूरी इंडिया परिचित है। सर मुझे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी गवर्नमेंट से विनती करता हूँ, अभी भी टाइम है, एक छात्र हित में, स्टूडेंट हित में ये फैसला ले। जी अमन, बिल्कुल आपकी बात मैं समझता हूँ, सरकार सुनेगी। जी राय साहब, तपजीत, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा। हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्कूल में, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सर ये लोगों के आस पास इर्द गिर्द घूमते हैं। सर अगर गवर्नमेंट हम लोगों के ही नहीं सुनेंगे, अगर लोगों के ही नहीं सुनेंगे, हम लोग ही उन्हें वोट दे के हम लोग ही जिताते हैं, ताकि हम लोग ही सुने वो। अगर हम लोग ही ना सुन के, अगर वो कहेंगे कि किसी और चीजों में बिजी रहेंगे, अगर हम लोग ही ना सुन के किसी और दूसरे पोएम या फिर कुछ में बिजी रहेंगे, बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं।
मतलब आप आए या तो बताए कि एग्जाम पोस्टपोन होना है या तो बताए कि नहीं होना है। अब आ भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे कि होगा या नहीं। आज एक डीडी न्यूज में एक निशांक पोखरियाल जी का कुछ आया था, वो उन्होंने कुछ पहले का चला दिया था, बहुत लोग बता रहे हैं। या तो आप आइए सीधा सीधी बताइए कि होगा एग्जाम या तो नहीं होगा एग्जाम। जी तपा हमारा जी, आप ये मान के चलिए सरकार ने बता दिया है कि एग्जाम होगा, इसी वजह से सरकार नहीं आ रही है, और कोई बात नहीं, हर चीज के लिए मोदी जी आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। हर्ष, यस सर, हर्ष बहुत आप जरूरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। सर ये सिंपल सी बात है कि आप 2 महीने इसको पोस्टपोन करके आप इसको सिचुएशन को नॉर्मलाइज करिए, लॉकडाउन को हट जाने दीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ाइए, अकोमोडेशन फैसिलिटीज बढ़ाइए, और हमारी सेफ्टी का ध्यान रखिए। जब पीक आ जाए या वैक्सीन आ जाए, उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। कोई मना नहीं कर रहा है एग्जाम देने से, एवरीवन इज प्रिपेयर्ड। सर एग्जाम मई में ही हो जाता, सब प्रिपेयर्ड हैं, बट सर सिचुएशन अभी एग्जाम के लायक लगती नहीं है, और स्ट्रेस और एंजाइटी का तो लेवल सर बहुत हाई है, और इसके ऊपर तो कोई सर सुनवाई है ही नहीं। मैं गवर्नमेंट से चाहता हूं कि सब आपके शो के माध्यम से ही सुने, और अगर कोई डिसीजन अभी हो सकता है तो जल्दी से जल्दी इसको ले। जी हर्ष, हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जब तक हो सकेगा मैक्सिमम हम आप लोगों की आवाज उठाएंगे। आस्था? हाँ सर, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि शायद मिनिस्टर भूल चुके हैं, सच्ची में वो इतने बिजी कि वो ये भूल चुके हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जो कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होती है। तो लगता है सच्ची में वो बिजी हैं, बट ठीक है, अगर वो इतने बिजी और वो हम लोग की आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो अगर वो रिक्वेस्ट समझे तो रिक्वेस्ट समझ ले कि स्टूडेंट्स भी है, हमारा भी टाइम आएगा और वो भी देख लेंगे। और उन पेरेंट्स से भी अपील करना चाहती हूँ जो ये बोल रहे कि हमारे बच्चे मेंटल स्ट्रेस में है एग्जाम्स ना होने की वजह से, तो देश के इतने हितकारी सिटीजन हैं वो, तो मैं उनको ये बोलूंगी कि अपने बच्चे को मेंटल स्ट्रेस से मरने दो, पर एक के साथ सबको मत डुबाओ। एक तो डूब ही रहा, आपका बच्चा तो डूब ही रहा, डूबेगा इसी मरने के लिए, बट आप दूसरों के बच्चे, दूसरों की फैमिली को भी डुबा रहे हो। जितने भी हितकारी है, आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे को मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना सिखाएं, इंस्टेड ऑफ उनको सेल्फिश बनाने की जगह। ह्यूमैनिटी को भूले नहीं। That's all. जी आस्था, आपका वोटर कार्ड कब बनेगा? सर मेरा वोटर आईडी बन चुका है, बस नेक्स्ट इलेक्शन से मुझे वोट देने की देरी है। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं भी बताऊंगा कि वोट देने से पहले आप लोगों को क्या सोचना चाहिए, जो हम लोग नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, उसके ऊपर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है जो, जैसे आस्था का तो वोटर कार्ड बन गया है और बहुत एक्साइटेड है कि इस बार तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी सरकार को। तो आप लोग यदि अपनी मांगों को मांगेंगे नहीं सरकार से, आप मांगते क्या हैं? हम जनता क्या मांगते हैं? हम 370 की मांग करते हैं कि उसको हटा दीजिए। हम रहते दिल्ली में, क्या हम कश्मीर में प्लॉट लेने जाएंगे? बहुत सारे लोगों के आ गए थे कि हम प्लॉट वहां लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, हमारे देश में था, हमारे कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, वहां एक स्पेशल राज्य का दर्जा था, उसको छीन लिया गया और छीन लिया जाना चाहिए था। यानी कि सब जगह एक कानून रहना चाहिए हमारे देश के अंदर। लेकिन क्या सिर्फ हमको वही चाहिए था? हम क्या सिर्फ राम मंदिर की ही मांग कर रहे हैं? हम कभी भी जब भी इलेक्शंस होते हैं, क्या हम सरकार से अच्छी शिक्षा की मांग करते हैं? आज की भी तारीख में क्या हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है? आज जब ये, अगर हमने 20 साल से अगर सरकारों से मांगी होती यूनिवर्सिटीज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आज मैं समझता हूं जो एग्जाम होने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो 500-500 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आप लोगों को यात्राएं करनी पड़ेंगी, वो नहीं करनी पड़ती। लेकिन कभी किसी भी वोटर ने मुखर होके ये नहीं मांगा कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। कभी वोटर्स ने ये नहीं मांगा कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 अस्पताल चाहिए, जहां पे हम
अस्पतालों में इलाज करा सके, स्पेशलाइज अस्पताल हो। जब हम तुलना करते हैं दूसरे देशों से कि वहां की तरह हम यहाँ सड़कें बना देंगे, ये कर दें, सिर्फ सड़कें बनाने से नहीं होगा। सड़कें कुछ दिनों के लिए बन जाती हैं, बारिश होती है, टूट जाती हैं, बह जाती हैं। तो जो जो एसओपीज, अगेन जो एसओपीज की हम बात करते हैं, जो एसओपीज बनती हैं तो उनके ऊपर क्या लठ चलाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या एक्शंस लिए जाते हैं जो हमारा पैसा खा जाते हैं। सड़कें कोई सरकार के पैसे से नहीं आ रहा, सरकार के पास भी पैसे हमारे, हमसे और आपसे ही आते हैं। अगर आप कह दें कि हम इनकम टैक्स नहीं देते तो सरकार के पास पैसा नहीं जा रहा, नहीं, आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी पहनते हैं, हर चीज के ऊपर आपसे सरकार टैक्स वसूलती है और उससे आप इनडायरेक्टली एक टैक्स देते हैं सरकार को। तो सरकार के पास जो भी पैसा जाता है वो हमारे और आपसे ही जाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो। हर व्यक्ति, इस धरती पर रहने वाला जो हमारे भारत देश में रहता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है किसी ना किसी मार्फत। आप बिस्किट खाते हैं, आप आजकल पैक्ड दालें भी खरीदते हैं, अगर आप जो पैक्ड दालें होती हैं आधा किलो 1 किलो, तो उस पे भी सरकार 5% टैक्स लेती है। चप्पल जूतों, मतलब बहुत सारी चीजों पे टैक्स है। तो ये ना सरकार कहे कि 130 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। सरकार से आप लोग मुखर होके मांगिए। सरकार आपको सपना दिखाती है कि 100 दिन में काला धन आएगा तो आप दे देते हैं। फिर अभी कोई दूसरे मोदी जी के बाद कोई और बड़े अच्छे लोग आ जाएंगे तो वो बढ़िया भाषण देंगे, आप उनके बहाव में बह जाते हैं। आप डिसाइड करिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहता हूं हो सकता है गांवों में नहीं, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप एक कम्युनिटी बनाएं और कहें कि हमें सरकार से क्या मांगना चाहिए। तो अगर आप सरकार से मांगेंगे तभी आप दें, क्योंकि जो एक नई जनरेशन आ रही है, जैसे आस्था खुश है और भी बच्चे अमन है, मैंने पूछा नहीं इन लोगों से कि इनका वोटर कार्ड बन गया नहीं, बट डेफिनेटली बन गया होगा या अगले साल बन जाएगा। तो आप जब वोट मांगे, वोट देने जाएं तो आप अपनी कम्युनिटी तैयार करें कि आपको जो वहां एमपी या एमएलए खड़ा है उससे क्या चाहिए। जब आप उससे डिमांड करेंगे तो मैं समझता हूं 1 या 2 टर्म पे धीरे धीरे रिफॉर्म होता जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में होता क्या है, शिक्षा मंत्री हमारा अनपढ़ होता है या उस शिक्षा मंत्री को शिक्षा का कुछ भी पता नहीं होता है। जो स्वास्थ्य मंत्री होता है उसको स्वास्थ्य का नहीं पता होता, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसको डिफेंस का नहीं पता होता है। तो स्पेशलाइज लोगों को ही मंत्री बनाएं। ऐसी भी मांग करें कि भाई अगर आपको डॉक्टर बनाना है तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, नीट क्लियर करनी है, जेई क्लियर करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है, यानी कि जिस भी आप स्पेशलाइज पोजीशन पे जाना चाहते हैं। बट मंत्रियों को क्या क्लियर करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव क्लियर करना है, वो चाहे झूठे और सच्चे किसी भी तरह के वायदों के साथ या अपनी बाहुबलता के साथ में वो चुनाव जीत जाते हैं। अनुभा जी, लास्ट आप 1.5 मिनट में अपने कमेंट पूरे करें, क्योंकि आज का हमारा शो थोड़ा सा लंबा भी चला गया, बट चूंकि एक अच्छा पॉइंट था, अच्छा मुद्दा था यहाँ पे कि हम सिर्फ यही नहीं बात कर रहे थे कि जेई होना है या नहीं होना है, नीट होना है या नहीं होना है, बट साथ के साथ जो बच्चों का भविष्य है उसके ऊपर भी हमें बात करनी आवश्यक है। क्योंकि ये सब चीजें हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं सुनते हैं, क्योंकि वहां अगर आप देख लेंगे तो पिछले 20-25 दिनों से सुशांत सिंह राजपूत मौजूद हैं। वो जबकि केस सीबीआई को चला गया है तो सीबीआई को काम करने दीजिए ना, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि जितने न्यूज चैनल्स हैं, जो जितने भी मीडिया में एंकर्स बैठे हुए हैं, वो स्टूडियो के अंदर बैठ के वहीं से वो किसी ना किसी को फांसी की सजा सुना के और फांसी पे जब तक वो टांग नहीं देंगे तब तक वो बेचारे घर नहीं जाएंगे। उन्होंने लगता है अपना सत्याग्रह अलग चलाया हुआ है। तो बहुत सारी जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, बाढ़ आ रही है, बाढ़ में कितने लोग डूब रहे हैं, कितने घर डूब जाते हैं, कितने मवेशी बह जाते हैं, और हर साल आती है। लेकिन इसके लिए क्या न्यूज चैनल से कैंपेन इस तरह की 20-20 दिन की चलाते हैं? अगर ये 20-20 दिन की कैंपेन्स चलाएं तो मैं समझता हूं कि सरकारों को आगे आके उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे उनको डर सताएगा कि जनता इनके विरुद्ध हो सकती है। अगर आज आप सब लोग आए, इसी तरह से आप सब लोग जुड़े रहिए, अगेन 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 जितने भी आपसे आपस में मुद्दे हों, जरूरी नहीं है कि ये आज मेरा मुद्दा है कि आज आपको जेई और नीट की बात आई क्योंकि मुझे एग्जाम देने जाना है इसलिए आपने उस आवाज को उठाया। किसी और की आवाज हो, किसी पड़ोसी की हो, पड़ोसी के भी पड़ोसी की हो, 100 किलोमीटर दूर के व्यक्ति की हो, आप आवाज उठाइए। जब आज आप उठाएंगे तो दूसरा व्यक्ति जब कल आपकी जरूरत होगी तो वो भी आवाज उठाएगा। मेरा या डॉक्टर आशीष का या प्रतीक का या अनुभा जी का, क्या हम लोगों का कोई फायदा है इस आवाज को उठाने में? आशीष जी, कोई फायदा है हमारा किसी भी तरह से? डायरेक्ट कोई फायदा नहीं।
हम लोग का एज अ सिटीजन कर्तव्य है, अगर कुछ भी गलत होता देखें तो आवाज उठाए, नहीं तो फिर हम चेतन शून्य हो जाएंगे और हम सिटीजन किस बात के हैं। हम लोग को बिल्कुल भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है और बिल्कुल इस आशीष, मुद्दे में यानी कि डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, बट एज ए सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सबकी आवाज बननी चाहिए और जहां मीडिया जो कर सकते हैं वो सारा करना दिन चाहिए। आपने बोला सुशांत सिंह राजपूत दिख रहा है, लेकिन इतने सुशांत सिंह राजपूत जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो नहीं दिख रहे, जिनकी जान दांव पे लगी है। अब उनकी चिंता करिए, जिसको जाना था वो तो चला गया और सीबीआई अपना काम बखूबी कर लेगी, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत एग्जाम देने जा रहे हैं अब उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे जाना चाहिए। मीडिया सुबह से शाम तक सिर्फ एक चीज करती है, अगर अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है तो सारा दिन यही निकल जाता है उसने क्या खाया और क्या पहना। हम लोग उससे जानने से अच्छा ये है कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है उसको ज्यादा एड्रेस करे मीडिया, तो हम चाहेंगे मीडिया समेत सबसे ज्यादा जो चौथा स्तंभ है वही हमारा हिल चुका है, हमें ऐसा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चौथा स्तंभ है वही हिल चुका है। और ये एक सबसे बड़ी बात है जो आपने कह दी कि थोड़ी देर पहले कि जब अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कब लैट्रिन गए, कब वो शौचालय गए, कब वो सुसु करने गए, ये सारी चीजें दिखाई जाने लगी। किसी ने तो मुझे एक पोस्ट भेजी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर है और राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है और जो राष्ट्रीय कोरोना पेशेंट है वो अमिताभ बच्चन है। तो सिचुएशन ये है, हम सबको आगे आना है डॉक्टर आशीष आवाज उठाने के लिए। और प्रतीक जी डेफिनेटली मैं समझता हूँ आप सब लोग लगे हुए हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और जरूरी नहीं है कि हमें किसी भी चीज के लिए जब पैसा मिले तो ही हमें काम करना है, हमें बिना पैसे के भी काम करना है क्योंकि हमें सोसाइटी से बहुत कुछ मिलता है। आप एडवोकेट प्रतीक, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रिव्यू पिटीशन जैसे कि हम डाल ही सकते हैं, तो मैं अनुभा जी से बात करूंगा कि मैम इसमें रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। ऑल्दो उसका रिजल्ट क्या आएगा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आउटकम पे नहीं हम फोकस करेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा, हम 100% गारंटी तो नहीं दे सकते सर, बट यस हम अपना 100% देंगे। हम हर एक बच्चे की राइट्स के लिए लड़ेंगे, जब भी गलत होगा हम बच्चे के राइट्स के लिए लड़ेंगे सर। एक और सर मैं 3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, बच्चे से भी, स्टूडेंट से भी, पेरेंट्स से भी एंड गवर्नमेंट से भी। बच्चों पहले आपको डरने की बात नहीं है, इस टाइम को आप एक अपॉर्चुनिटी लेके काम करो। हो सकता है आप ज्यादा पूरे सालों से पढ़ रहे हो, अब यहाँ पर आप स्किल्स पे काम करो अपनी। इस टाइम को अगर डरते रहोगे कि हमारा टाइम लॉस हो गया, गवर्नमेंट हमारा एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, तो और परेशान हो गए। इस टाइम को अपॉर्चुनिटी लेके काम करो और अपनी स्किल्स पे काम करो, डिग्री बाद में आते रहेगी। पहली रिक्वेस्ट। सेकेंड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, एक डायरेक्ट सेशन होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट अपनी क्वेरीज बोले एंड जो ऑफिशियल्स है वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा गवर्नमेंट में प्लस स्टूडेंट्स में। थर्ड रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, हो सकता है सर आपके जो बच्चे हैं वो 16 और 18 ईयर्स के हैं, वो आपसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे से खुद कंसल्ट करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है सर इन तीनों लोगों से। जी बिल्कुल, आपकी सही और जायज रिक्वेस्ट है। और अनुभा जी आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी बच्चों को कि आज आपने अपने हक के लिए आवाज उठाई, ये बहुत बड़ी बात है। इवन हम लोग जब अपने स्कूल में थे तो हम लोग ने भी इतना कभी नहीं सोचा था, ना ही कभी हम लोग इस इतना हिम्मत कर पाते थे कि हम इस तरह की आवाज उठाएं। बट जो इन बच्चों ने इतनी हिम्मत करी है, इतने 2 महीने में मैंने देखा है, इतनी मेहनत करके ये बच्चों ने अपनी आवाज, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड से भी इन्होंने सपोर्ट मांगा है, दूसरी कंट्री से भी इन बच्चों को सपोर्ट मिला है। कहाँ से इन बच्चों ने सपोर्ट गैदर किया और ये स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या इवन स्वामी जी तक ने इन बच्चों के सपोर्ट में आकर बात रखी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी आई थिंक अनुभा जी का कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है ठीक से। जी डॉक्टर आशीष आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को? देखिए सबसे पहले तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रही है, उनको कोई प्रेशर ना बने, क्योंकि कुछ बच्चों से बात की तुम्हें क्या दिक्कत है अगले साल दे देना, कह रहे हैं सर आप नहीं समझते मम्मी पापा का बहुत प्रेशर है। ये बहुत बच्चों ने हमसे खुद इंटरेक्ट किया। तो पहली बात तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसा अनड्यू प्रेशर बच्चे पे ना डालें।
परिस्थिति आप देख रहे हैं खराब है, आप उनको समझाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आई और भी आएंगी, इससे भी शायद और खराब परिस्थितियां आपकी लाइफ में आने वाली है। तो एक फाइटर की तरह लड़ना है, भागना नहीं हमें किसी तरह से। भाई हम अगर इस धरती पे आए हैं, ऊपर वाले ने हमें एक जिंदगी दी है, तो हम इसमें कुछ करके अच्छा जाना है। और अगर आपने कुछ करा तो इसलिए ये आपका और आपके परिवार का नुकसान, ना किसी मिनिस्टर को फर्क पड़ेगा, ना कोर्ट को फर्क पड़ेगा, ना मीडिया को फर्क पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुसाइड हुए भी शायद वो शायद कवर भी नहीं हुए ठीक से मीडिया में। आप देख रहे हैं कि ये हालत है, मतलब जिस तरह से हमारा सिस्टम पूरा सो चुका है। तो मतलब आप परिवार, आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा, उनकी ही सिर्फ सोचिए, आप किसी की मत सोचिए। इस साल नहीं, अगले साल या उसके अगले साल सफलता तो मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल आशीष, सही आप कह रहे हैं कि सफलता मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हो सकता है आप एग्जाम देने जाएं, हो सकता है सरकार ने आपके सपोर्ट में एग्जाम पेपर थोड़ा सा इजी बना रखा हो, कि कोरोना पैंडेमिक था, बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, तो कुछ भी नहीं पता कि ईश्वर ने आपके लिए कौन सा रास्ता तय किया हुआ है, क्या ईश्वर आपको देने वाला है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। हर रात के बाद सुबह है, बिल्कुल भी अगर किसी भी तरह का मन में डिप्रेशन है 1% का भी, आप उसको निकाल के फेंक दीजिए। ये एग्जाम कोई आखिरी एग्जाम नहीं है आपकी लाइफ का, इसके बाद भी एग्जाम्स आएंगे। मैंने पहले भी कहा यहाँ पे कि हो सकता है कि आप 1 साल लेट से डॉक्टर बने या 1 साल देरी से इंजीनियर बने, या मैं कहता हूं अगर नहीं भी बने तो भी दुनिया खत्म नहीं है। हो सकता है आपको कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनाना ही नहीं चाहता हो, भगवान चाहता हो कि आप इस देश के टॉप 100 के एंटरप्रेन्योर्स बने, यानी कि जो लास्ट के 100 लोग आते हैं, ऊपर के 100 लोग आते हैं, उसमें से आपका शुमार हो। तो ये आपको तय करना है। घबराने की भी बात नहीं है, डिप्रेस होने की भी बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। और कहते हैं ना, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो लड़ाई जारी रखिए, और हम सब आपकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम कल फिर डॉक्टर आशीष और प्रतीक के साथ में शो करेंगे, अनुभा जी के साथ में भी शो करेंगे। लेकिन आप लोगों को शायद मैं नहीं बुलाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, ना कि आप ट्विटर पे लगिए या सोशल मीडिया पे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। नमस्ते, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।